नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज के टॉपिक में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतिम पड़ाव पे, यानी कि बैलेंस शीट के थ्रू हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे सीखते हैं, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद वाली वीडियोज में हम इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो चलो बच्चों, एक बात और, हाँ, कि किसी भी टॉपिक को सीखने का एक टाइम रिक्वायरमेंट होता है और आपको उसे पूरा टाइम देकर सीखना चाहिए। अगर आप कोई शॉर्टकट वे अप्लाई करते हो तो आप बिल्कुल याद सा करने लग जाते हो, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी नहीं होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको बार बार याद करना होता है और टाइम वाइज आपके कंजम्पशन और ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो अगर इस टॉपिक पर आपको कमांड करना है तो बच्चों, हमारे सारे पार्ट को शुरू से जरूर देखें, तभी तो आप इस पर कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल अच्छा बना लोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि शॉर्टकट मे कट योर मार्क शॉर्ट। 3 इडियट्स का वो फेमस डायलॉग आपको याद होगा कि बच्चों, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के आएगी आपके पीछे। द सेम वे आपको यहां पर भी कॉन्सेप्ट वाइज काबिल बनने की जरूरत है, मार्क्स तो झक मार के आएगी आपके पीछे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम बैलेंस शीट के थ्रू, ये क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 2 क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। तो बैलेंस शीट के थ्रू हम कैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टडी करते हैं। ऐसे भी आप लोगों हमारे पहले वीडियोज में देखा होगा, पार्ट 1 में, कि हमने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बैलेंस शीट के करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम फोकस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स को ही देखना होगा। एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो को स्टडी करने के लिए हमें सारे हेड्स को कंसीडर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 हेड से काम चल जाएंगे। तो सारे हेड्स को कंसीडर कैसे करते हैं, ये एक समझने की बात है। इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उस स्टेप्स को आप अपनी कॉपी पर लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके आप उस स्टेप्स को लिख लेना और फिर हमारे इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर कर रहा हूँ उसे स्टडी करना और स्टेप्स को चेक करते रहना। पता चलेगा आपको बिल्कुल आसान सा ये लगेगा। तो चलो मैं स्टेप्स दिखाता हूं आपको। इस तरह से मैंने स्टेप्स लिखे हैं। देखो बच्चे, ये सारे हेड्स को हमने लिख दिया है। करंट लायबिलिटीज भी लिखा है, करंट असेट्स नहीं लिखा। आपको मालूम है करंट असेट्स का रोल है डिक्रीज और इंक्रीज के बेसिस पर। ये 4 स्टेप्स को देखकर जो बैलेंस शीट के अंदर के पोर्शन है, हम क्या क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखो, रिजर्व एंड सरप्लस, जो शेयर होल्डर्स फंड जो है, जो उसके हेड के अंदर में आते हैं रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस से हमें किन किन बातों को देखना होता है। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर करंट ईयर का फिगर का डिफरेंस हम यहां लिखते हैं। सेकंड, आपको रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्स मिलेंगे जनरल रिजर्व का, स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक मींस लाइक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरह से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इस तरह से स्पेसिफिक रिजर्व बनाए जाते हैं। उसकी डिटेल्स भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हेड्स में मिलने वाली है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको देखना था। सेकेंड पॉइंट बच्चों आपको क्या देखना है कि करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक सब हेड्स मिलेगा, जहां से आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेस का डिटेल्स मिलेगा और वो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में दिए होंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को मैंने फिर आपको इंडिकेट किया है कि आपको इसे ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और वो करंट ईयर का फिगर होना चाहिए। एंड देयर आफ्टर आप इसकी टोटल करके जो फिगर निकालते हैं उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाँ, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, उसे भी हमें इंक्लूड करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए। उसमें बेसिकली मेनली डिविडेंड से रिलेटेड बात होती है। तो बच्चों, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर बात करेंगे तो उस पर हम डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे। दूसरी बात, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए हमारा एक अलग से वीडियो जाएगा आफ्टर फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
उसमें डिटेल्स में बात करेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट वाइज फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। चलो, तो ये 2 हेड्स को देखकर हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल लिया। देयरआफ्टर क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग ये 2 मेन हेड्स को देखते हैं। एक नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर आपको बच्चों पता है कि डिबेंचर्स होते हैं, लोन्स होते हैं, उस पर इंटरेस्ट देने की बात होती है। तो अगर उसका इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट देने की बात है, जो कि मैं क्वेश्चन करके दिखलाऊंगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। देयर आफ्टर हम नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं। वहां से हमें कई फिगर्स मिलते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल हो सकते हैं, इनटेंजिबल हो सकते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स के डिटेल से हमें डेप्रिसिएशन ऑफ एनी एसेट मिल सकता है, तो उस डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। फिर जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, उस इंटेंजिबल एसेट्स में हमें अमोर्टाइजेशन मिलता है, गुडविल्स का, पेटेंट्स का, तो उस अमोर्टाइजेशन को भी हम ऐड करते हैं। बिकॉज आपको पहले से पता है, आप वैसे भी पहले से बहुत परफेक्ट होते जा रहे हो। अमोर्टाइजेशन दिस इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो इसे भी हमें ऐड करना होता है। और थर्डली कि नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू हिंट्स मिलेगा कि क्या उसमें इंटरेस्ट भी बन रहा है। अगर बन रहा है तो दैट इज एन इनकम, और वो इन्वेस्टिंग नेचर का है। इन्वेस्टिंग का मतलब नॉन ऑपरेटिंग का है, तो उसके इंटरेस्ट को भी हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हमने शेयर्स में कर रखा है, तो डिविडेंड भी इसके अंदर हेड में आते हैं। और इसे माइनस करने के बाद जो फिगर आता है, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बस यहां तक की बात आपको अच्छे से समझनी है, इस स्टेप्स को। उसके बाद तो बिल्कुल आसान सा हो जाता है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीज और डिक्रीज के फिगर, उसके थ्रू हम करते हैं, और फिर आपका फाइनल तैयार हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश फ्लो। तो चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इस पर बात करेंगे। तो बच्चों, आपने स्टेप्स अगर लिख लिया हो तो आपको अभी ये समझने में बहुत आसानी होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखना है। हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये अमाउंट दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये अमाउंट दिया हुआ है, उसका 1 नंबर नोट्स है। तो हम जाके 1 नंबर नोट नंबर 1 यहां पर दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का चेक करेंगे। यहां पर हमें 2 चीज मिल रहे हैं, एक तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा जनरल रिजर्व। ये 2 चीजें आ रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है उसमें नेट प्रॉफिट जो है आपका 60 से बढ़कर 160 हो गया है, यानी कि 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपको जो लिखना होगा वो नेट प्रॉफिट 1 लाख का यहां पे लिखना होगा। ये फिगर कहां से है बच्चे? 1,60,000 करंट ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर 60,000 माइनस करने के बाद ये फिगर आएगा। द सेकेंड, आप अगर हमारा स्टेप्स देख रहे होंगे तो जनरल रिजर्व का आता है, जो कि लास्ट ईयर में 20 था, नाउ इट कम्स टू 40,000। तो ये 20,000 का जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है। तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं। ऐड जनरल रिजर्व 20,000। नाउ अब हमारा स्टेप्स को देखोगे तो मैंने इसके बाद करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हाईलाइट किया था। क्या हमारे इस क्वेश्चन में है? तो यस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है और नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए हुए हैं। हम नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर देखेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 3, ये है 3, जिसमें हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेस दिख रहे हैं 70,000 एंड 80,000। हमें करंट ईयर का फिगर को इसमें ऐड करना पड़ता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर का फिगर है जिसे हमें ऐड करना है। दिस इज 70,000 एंड आवर टोटल कम्स 90,000, आपको हो गए 1,90,000। तो बच्चों, हम 2 स्टेप्स को अभी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप पर जाते हैं, जो कि हमने लिखा है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज यहां पर देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या मिलता है। यस, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है और ये नोट टू अकाउंट नंबर 2 में है। तो ये नोट नंबर 2 की बात करेंगे। यहां पर 10%, ये याद रखना, ये 10%, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10% डिबेंचर्स है। लास्ट ईयर इट वाज 1 लाख, करंट ईयर में 150 हो गया, मतलब
50,000 से डिबेंचर्स बढ़ गया है, तो इस पर इंटरेस्ट तो देना होगा। अब ना क्वेश्चन बनता है कि हम 1 लाख पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें या 1,50,000 पर। तो देखो बच्चों, आप दोनों में किसी पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एजम्पशन बेसिस पर हमें काम करना पड़ता है और अलग से नोट्स बना के वर्किंग नोट्स में दिखाना होता है कि हमने एजम्पशंस क्या लिया। आपको वैसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब पढ़ोगे तो इसके बारे में डिटेल्स में आइडिया हो जाएगा। फिलहाल हमको आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर 1 लाख का बैलेंस था। 50,000 जो इस ईयर इशू हमने किया डिबेंचर, वो हम मान लेंगे कि हमने इस डेट पर किया 31 मार्च को। इसका मतलब है कि ये 50,000 का जो इंक्रीज हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। तो पूरे ईयर कंपनी के पास 1 लाख का डिबेंचर था, तो कंपनी इंटरेस्ट जो पे करेगी वो 1 लाख पे। तो हम ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके अजम्पशंस लिखेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर इज डन ऑन 31 मार्च 2023, और तब ये 10,000 जो इसके फिगर आएंगे इसे हम लिखेंगे एड नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर में। एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर में हम इसे लिखेंगे। सॉरी बच्चों, मैंने यहां पर यह लिखना भूल गया कि इस प्रॉफिट का नाम देना मैंने भूल गया था, तो चलो मैं ये करके दिखा देता हूं, आपको लिख देता हूं पहले। इसे हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड देयर आफ्टर हमारा नंबर आता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को समझने का। एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर में हमने क्या देखा? जिसके अंदर में हमने देखा अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो अभी हमने बताया, वो एक चीज है जिसे ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये अमाउंट कम्स टू 10,000। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या दिखा? वो जो स्टेप्स मैंने 4 लिखवाया था उसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स को हमने कंसीडर किया, उसका इंटरेस्ट को हमने ऐड किया। उसके बाद आप 4th स्टेप पे देखोगे हमने नॉन करेंट एसेट्स को डील करना है हमें। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या चीजें आते हैं? डेप्रिसिएशन आएंगे, अमोर्टाइजेशन आएंगे। तो चलो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में ये बात है या नहीं है। तो नॉन करेंट एसेट्स यहाँ पे आता है, इसमें 4 नंबर में टेंजिबल, 5th नंबर पे इंटेंजिबल बात हुआ है। तो 4th नंबर में टेंजिबल एसेट है, जिसके अंदर में आप देखोगे मशीनरी का बैलेंस है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर इट वाज 60,000, अभी हो गए 80,000, यानी कि 20,000 से डिप्रिसिएशन बना है, तो 20,000 का डिप्रिसिएशन को हमें ऐड करना है। सेम वे इंटेंजिबल एसेट को भी हम देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का डिटेल्स है। गुडविल की वैल्यू लास्ट ईयर 60 है, अभी यह घट गई है। घटने का मतलब है अमोर्टाइज हुई है, तो इसे भी हम यहां पर लिखने वाले हैं। इस तरह से टोटल फिगर आते हैं 50,000 और ये 2,40,000। अभी बच्चों हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेप में जो नॉन करेंट एसेट्स हमने लिखा है उसमें इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारे क्वेश्चंस में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस, नॉन करेंट एसेट्स तो है, इन्वेस्टमेंट तो है अपने पास, लेकिन देयर इज नो नोट्स टू अकाउंट, मतलब यहां कोई डिटेल्स नहीं है और हमें ये पता नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड किस रूप में मिल रहा है। तो चूंकि क्वेश्चन में ये हाइड है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब होगा क्या कि इसके बाद के स्टेप्स जो है, जो 2,40,000 आपको फिगर आया है, इसी को हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो चलो बच्चों हम इसका नाम देते हैं इस स्टेप तक आ जाने के बाद आपको करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज को ही डील करना है। तो चलो वो आसान सा काम अब आपके लिए हो चुका है, तो वो देखते हैं। करंट असेट्स हमारे पास करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल है, जो इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है पहले से भी, ये प्लस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को तो हमने कंसीडर कर लिया। इन्वेंट्रीज लास्ट ईयर 40 है, अभी बढ़कर 60 हो गई है, इंक्रीज है इन्वेंट्री, तो इसका मतलब ये माइनस होगा। और 65,000 लास्ट ईयर ट्रेड रिसीवेबल था, जो अभी 50,000 हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो ये प्लस होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस होने वाले एक आइटम, दो आइटम है, और माइनस होने वाले वन आइटम। तो चलो बच्चों उसे भी डील करते हैं। एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, increase in trade payable that is 10,000। फिर क्या है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 15,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 15,000। बस दो आइटम ऐड करने के हैं, हम इसे ऐड करते हैं 25,000 और हमारा टोटल आता है 2,65,000। और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, दिस इज 20,000। अभी ये फिगर आते हैं 2,45,000। तो बच्चों यहां तक जो फिगर आया, इसे हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या होता है, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ आपको अच्छे से याद होगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस करंट ईयर का तो हम लोग ऐड करते हैं ऊपर में इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है, जो इस ईयर हम पे करते हैं, उसे हमें, चूंकि आउटलुक ऑफ कैश है, इसे भी हम एट लास्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो करते हैं। तो बच्चों चलो उसे भी हम लोग माइनस करते हैं। और ये करंट ईयर का जो फिगर है वो हमारा, प्रीवियस ईयर का फिगर 80,000, जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है एट लास्ट में। तो लिखेंगे यहां पर लेस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, आप इनकम टैक्स पेड भी लिख सकते हो। तो ये हुआ 80,000 माइनस, और अब आपके फिगर फाइनल जो आएंगे वो आएंगे 1,65,000। और इसे हम फाइनली मानेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां बच्चों आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने स्टेप्स को अंडरस्टैंड करते हुए इसे बना लिया। कोई रटाबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है, यानी ईच एंड एवरी हेड्स
you have to see while you preparing cash flow from operating activities through balance sheet. तो बच्चों चलो एक और क्वेश्चन को डील करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से और भी समझते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा वो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी अभी हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, अगेन सेम स्टेप्स पर जाना है। सबसे पहले हमें रिजर्व एंड सरप्लस देखना है। रिजर्व एंड सरप्लस से आपको रिजर्व्स मिलेंगे, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट मिलेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 में हमारे पास फिगर दिए हुए हैं। नोट नंबर 1 में जाते हैं और यहां देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के हमारे पास 2 आइटम मिलते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल और दूसरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो ये प्रॉफिट कितना हो रहा है 45 से बढ़कर 60 यानी 15,000 का, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारा 25,000 का क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले काम हम उसको इसकी करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट आपका आ रहा है 15,000। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे एड, सॉरी ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, ये 25,000 का है। ठीक है, ये 40 एंड 15 का जो डिफरेंस है दैट इज 45,000। थर्ड नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं, अगर आपने स्टेप्स को लिख रखा है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या आता है। क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारे क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेप्स ना भी हो इसमें, लेकिन है बच्चों अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये 3rd नंबर डिटेल्स में दिया हुआ है और वो आपका यहाँ फिगर दिया हुआ है इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेस का, ये दोनों फिगर है। बट बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात और है जो ध्यान देने लायक बात है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो पे हुआ है 3,80,000, एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं इसे लिख दे रहा हूं, दिस इज 3,80,000 का पेमेंट हुआ है। तो आपने पहले भी देखा है कि जब कभी प्रोविजन फॉर टैक्सेस के प्रीवियस और करेंट के बैलेंस के साथ साथ टैक्स पेड या टैक्स मेड का इंफॉर्मेशन होता है, तो हमें बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें एक अकाउंट उसके प्रिपेयर करने पड़ते हैं और फाइंड करना होता है कि पेड तो यहाँ दिया हुआ है, इस साल एक्चुअली में प्रोविजन फॉर टैक्स बना कितने का था, जिसे हम यहां पर ऐड करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का क्या बना है, इसे करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाने होंगे। तो चलो हम लोग यहां पर अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम एक बना रहे हैं रफली, आप इसे करके देख, मैं एक रफली बना दे रहा हूं आपको। बाई बैलेंस बीडी, आप देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,50,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेस के 3,50,000, उसे हम यहां दिखलाते हैं 3,50,000। ठीक है बच्चों, एंड क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ये अमाउंट इज गिवन 2,20,000। क्वेश्चन के एंड में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्सेस पेड 3,80,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस जब पे होते हैं तो एंट्री बनता है प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस चूंकि डेबिट है तो डेबिट में हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट 3,80,000, और अब जाके हम इसकी टोटल करते हैं, दिस कम 6 लाख, और जो डिफरेंस आपको आ रहा है वो क्या है 2,50,000 का। इस साल हमने प्रोविजन बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इस साल जो प्रोविजन बना वो कितने का बना, बैलेंसिंग फिगर आया 2,50,000। तो बच्चों आपको करना क्या है कि ये वाली फिगर को ही आपको स्टार्टिंग में यहां पर ऐड करना है जो हमने यहां बना के रखा हुआ था, और यहां पर 2,75,000
टोटल लिखेंगे 2,90,000। इस तरह से आपको करने थे। यहां पर जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेस बनाया है, अब इसको रीड करके अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर से 3,50,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेस का बैलेंस था जिसे हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। करंट ईयर में ये प्रोविजन हम लोगों ने बनाया 2,50,000 का, यानी कि टोटल अमाउंट गवर्नमेंट को देने वाला बचा 6 लाख। आउट ऑफ 6 लाख दिस ईयर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 3,80,000। बच कितने गए? 220, जो हमें गवर्नमेंट को पेमेंट देना बाकी है। तो इस तरह से इसको हम स्टडी भी करते हैं कि ये लेजर क्या कहता है। तो चलो ये समझ गए बच्चे, अब हम लोग आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। तो स्टेप पे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं यहां पे हम? 2,90,000 को लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एंड देयर आफ्टर हमारा स्टेप स्टार्ट होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम को डील करने का। तो ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों हमने जो स्टेप्स लिखाया है उस स्टेप्स में आपको थर्ड नंबर स्टेप्स में हमने क्या लिखा है? नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमें मिलेगा इंटरेस्ट का फिगर। तो आप देखो बच्चे, इंटरेस्ट का फिगर आपको मिलता है यहां पर नॉन करेंट लायबिलिटीज है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में हमने नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। तो नोट नंबर 2 में हम लोग आते हैं। नोट नंबर 2 में 8% डिबेंचर इज गिवन। अगेन हम लोग 3 लाख प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 2 लाख है, हम एजम्पशंस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पर निकालेंगे डिबेंचर पर इंटरेस्ट, और ये एजम्पशन करेंगे जो 1 लाख कम हुआ है, यानी कि जो डिबेंचर का पेमेंट हम लोगों ने किया हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर किया, यानी कि शुरू से हमारे पास 3 लाख का डिबेंचर था, लास्ट में हमने पेमेंट किया और ये बैलेंस घट गया एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख से। तो हमें 3 लाख पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर स्टेप्स हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये अमाउंट 24,000 आया है। कहां से आया? 8% ऑफ 3 लाख। नाउ अब आप स्टेप्स देखो, सबसे लास्ट स्टेप में मैंने लिखा है नॉन करेंट एसेट्स, जहां पे हमें डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें मिलती है। तो चलो अपने इस क्वेश्चन के थ्रू फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये 4 नंबर में हमें दिया हुआ है टेंजिबल एसेट से रिगार्डिंग, 5th नंबर में हमें दिया हुआ है इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट के बारे में हम नंबर 4 पे आप बात करेंगे। क्या दिया हुआ है? देखो बच्चे, यहां पर डेप्रिसिएशन है 90,000, इस साल बढ़ के हो गए 120, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस मतलब 30,000 से ये इंक्रीज हुआ है। तो ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें मिल गया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, दिस इज 30,000। अब हम बात करेंगे गुडविल या किसी तरह का अमोर्टाइजेशन की बात है, तो यह 5th नंबर का डिटेल्स है। यस, गुडविल का जो डिटेल्स है, और लास्ट ईयर 70 है, इस ईयर ये बढ़ गए, मतलब देयर इज नो रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी देयर इज नो अमोर्टाइजेशन। ये इंक्रीज करने का मतलब परचेज हुआ है, और इससे जो आउटफ्लो हुआ है उसे हम स्टडी करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का गुडविल कोई पार्ट नहीं बनता है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। तो यहां पर एडिशन वाले सिर्फ 2 आइटम्स हमें मिल रहे हैं, जिसे हम यहां पर ऐड करके फिर से फिगर निकाल लेंगे। 54,000, 3,44,000, और अब हम लास्ट स्टेप में हमने इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट की बात भी लिखी हुई है, तो उसे भी चेक करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। यस, इन्वेस्टमेंट है तो जरूर, बट ना नोट्स टू अकाउंट है, ना किसी तरह के परसेंटेज दिए हुए, मतलब we do not have to calculate any amount of interest because no hints is given in our question। तो हमें इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, और हमारा जो फिगर मिल रहा है 3,44,000, उसी को हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये अमाउंट आपको मिल गए। बस वो जो 4 स्टेप्स आपको देखने हैं, सिर्फ यहां तक का फिगर को फाइंड करने के लिए देखने हैं, क्योंकि बच्चों आप लोग अभी तक बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके होंगे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को डील करने में। तो चलो बच्चों, अब हम लोग करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को यहां पर डील करने वाले हैं। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी से बात करें। हाँ, एक बात बताना है, ये करंट इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इसे हमें कंसीडर नहीं करना है। जब हम टोटल कैश फ्लो बनाएंगे उस समय हम इसके यूजेस को आपको दिखलाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, यस दिस इज बीइंग इंक्रीज। तो ट्रेड रिसीवेबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो करंट असेट्स हमने देख लिया। अब करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल से बात करते हैं। बस एक ही आइटम है और वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है करंट लायबिलिटी जब बढ़ते हैं तो एडिशन होता है। तो एक आइटम एडिशन के हैं और एक आइटम सब्ट्रैक्शन के हैं। तो चलो बच्चों, जल्दी से इसे भी कर लेते हैं हम लोग। एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड्स पेबल 30,000, ट्रेड्स पेबल। क्योंकि एक ही आइटम है तो हम लोग डायरेक्ट इसे आउटर कॉलम में लिखते हैं 30,000 और हमारा फिगर आता है 3,74,000। और फिर एक आइटम सब्ट्रैक्शंस के हैं, लेस ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल और ये अमाउंट आता है 20,000। बच्चों अभी देखो हमारा फिगर आता है 3,54,000। क्या नाम देते हैं इसे? हम इसे लिखते हैं कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक आप लोग समझ गए। और आपको पता है एट द लास्ट हमें क्या करना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस के नाम पर जो पेमेंट दिए हैं उसे माइनस करना होता है। आपको पता है प्रोविजन फॉर टैक्सेस के नाम पर पेमेंट के लिए अलग से क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3,80,000 का पेमेंट हुआ है, तो उसे अब हम माइनस करेंगे। लेस provision for tax paid and the amount is 3,80,000। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा फिगर माइनस में आएगा 26,000। क्या नाम देते हैं बच्चों इसे? हम कैश यूज्ड हो रहा है। ये हमारे यहाँ इनफ्लो नहीं रहा है बल्कि कैश आउटफ्लो हुआ है, तो इसे हम नाम देते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन बनता है। यहां एक बात बताना जरूरी है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूरे टोटल चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट जो लगता है आपको, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझने में। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग जब आप सीखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बच्चों अगर हमारे टोटल पार्ट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक अभी तक का शुरू से आप देखते हो तो बी श्योर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और काफी दिनों तक आप इसे भूल भी नहीं पाओगे और इसमें मार्क्स लाना आपके लिए बिल्कुल आसान सा होने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सीखने की कोशिश करेंगे एंड देयर आफ्टर फाइनेंसिंग भी सीखेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.